हेलो डियर स्टूडेंट। तो बायोलॉजी के क्लास नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। कोशिका विभाजन चैप्टर का नाम है। इससे पहले हम सब ऑलरेडी कोशिका देख चुके हैं। तो जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के सारे क्लास देखने को मिलेंगे धीरे धीरे। तो अभी फिलहाल मैं बीपीएससी पे फोकस किया हुआ हूँ। तो बीपीएससी का जब हम सब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम सब यूपीएससी के लिए करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पिछली कक्षाओं में हम सब कोशिका के बारे में जाने थे और कोशिका क्या होता है ये समझे थे। कोशिका एक्चुअल में क्या है, तो आपको पता है कि पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु से मिलकर किसी शिशु का निर्माण होता है, किसी बेबी का निर्माण होता है। तो ये दोनों मिलकर जीन बनाते हैं और जीन से डीएनए बनता है, ठीक है। और डीएनए, सारे डीएनए मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो सेल यानी कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिका उत्तक का निर्माण करता है जिसको टिश्यू बोलते हैं, और सारे उत्तक ही हम सबके अंग को बनाता है ना, जो हम सबका शरीर दिखता है। और सारे अंग मिलकर के सारे ऑर्गन को बनाते हैं, अंग तंत्र को बनाते हैं और पूरा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन मुख्य बात है कि ये स्ट्रक्चर जो बढ़ते जा रहा है, यानी हम सबका शरीर जो बचपन में है वो वयस्क में नहीं होगा और वो वृद्ध में नहीं होगा। लेकिन ये शरीर कैसे बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कोशिका जब तक डिवाइड नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपके सेल का यानी आपके शरीर का विकास नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा बात आप समझ लीजिए, कोशिका विभाजन क्या है, तो जो कोशिका द्वारा विभाजन होता है, कोशिका टूट टूट कर नए कोशिका का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। सिंपल सा बात है, बहुत ही आसान बात है। कोशिका का विभाजन यानी कोशिका का बार बार टूटना, है ना। जैसे कि एक बच्चे में जो कोशिका है, अब बच्चा बड़ा होगा तो कोशिका और भी ज्यादा टूटेगा, और जैसे जैसे विभाजित होते जाएगा, बढ़ते जाएगा कोशिका, वैसे ही उस शिशु जो है, शिशु का जो बचपन का अवस्था है वो जवानी की अवस्था में और फिर वृद्धि की अवस्था में बढ़ता चले जाएगा। इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। तो क्या होता है कोशिका विभाजन, तो पेरेंट सेल्स यानी पितृ कोशिकाएं विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका डॉटर सेल का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। एक प्रश्न उठता है, क्या सभी कोशिकाएं विभाजित होती है, तो नहीं, सभी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। दो प्रकार की कोशिकाएं विभाजित होती है। एक का नाम है सोमोटिक सेल्स जिसको कायिक कोशिका बोलते हैं, और दूसरा जर्म सेल जिसको जनन कोशिका बोलते हैं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं विभाजित होती है, यानी मैं आपको समझाता हूं कायिक कोशिका क्या है। सोमोटिक सेल्स उसको बोलेंगे जैसे कि आपके शरीर में कुछ भी दिक्कत होता है, कट छट जाता है, आपका शरीर देखते हैं चोट लग जाता है, और चोट लगने के बाद वो जब घाव बनता है तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है ना। तो वो जो ठीक होना शुरू होता है तो वो ठीक कौन करता है, तो कोशिका का विभाजन होता है, उसको बोलते हैं कायिक कोशिका। आपका जो शरीर का विकास है, आपके शरीर में कभी चोट लग जाता है तो चोट ठीक करने का काम कौन करता है, कायिक कोशिका करता है। जब तक वो कोशिका विभाजित नहीं होगा आपका घाव वगैरह या फिर आपका विकास संभव नहीं है, यानी आप बढ़ेंगे नहीं। जनक कोशिका क्या है, तो जनक कोशिका भी विभाजित होता है। आप देखते हैं कि एक छोटा सा शिशु का निर्माण हुआ और वही शिशु आगे चल के वयस्क में बदलता है, ठीक है। और ऐसे भी समझिए कि पहले एक शिशु के निर्माण से पहले भी जो स्टेज आता है, जैसे माँ के गर्भ में भ्रूण रहता है, उसी से जायगोट बन करके जो है क्या बनता है, तो जायगोट बन करके आगे जो है शिशु के रूप में बदलता है। तो जनक कोशिका भी विभाजित होता है। यानी कोशिका विभाजन का मतलब इतना समझ लीजिए कि आपका शरीर का जो विकास हुआ है वो कोशिका के विभाजन से हुआ है। कोशिका जब तक बटेगा नहीं, एक भाग, दो भाग, चार भाग में, तब तक आपका जो है विकास संभव नहीं है। अब आगे चलते हैं, हम सब कोशिका विभाजन के विभिन्न चरण को देखेंगे, जहाँ से हर बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है और सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ेंगे। समझते हैं कि सोमैटिक सेल्स क्या है, कायिक कोशिका क्या है। देखिए, अगर शरीर कहीं से कट जाता है तो शरीर जहाँ से कटेगा वहाँ पे घाव बनेगा, तो उसको पुनर्निर्माण यानी वापस से उस घाव को ठीक करने के लिए सोमैटिक सेल्स का विभाजन इंपॉर्टेंट है, यानी कायिक कोशिका का विभाजन इंपॉर्टेंट है। आप सबको लग रहा है कि जो भी आपका घाव है वो सिर्फ मेडिसिन से ठीक होता है, नहीं, मेडिसिन तो उसमें भूमिका निभाता है, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो कोशिका है उसका जैसे ही विभाजन होगा, कौन सी कोशिका का, तो कायिक कोशिका का, सोमैटिक सेल्स का, ठीक है। तो उसका जैसे जैसे विभाजन होगा आपका घाव क्या होगा, ठीक होता चले जाएगा। तो शरीर के विकास में एक छोटे से बच्चे से लेकर के उसको वयस्क बनने में कौन सा सेल में, कौन से कोशिका में विभाजन होता है, तो वो कायिक कोशिका सोमैटिक सेल्स में विभाजन होता है, ठीक है। तो शरीर के विकास के लिए सोमैटिक सेल्स अहम भूमिका निभाता है। कट छट जाए उस घाव को ठीक करने के लिए सोमैटिक सेल्स में विभाजन होता है,
तभी आपका घाव वगैरह, ठीक है, चोट जहां लगा है वो ठीक हो सकता है। एक रोग हो है कैंसर, ठीक है। कैंसर क्या है, तो कोशिका विभाजित और नियंत्रित हो जाता है तो कैंसर हो जाता है, यानी कोशिका जितना विभाजन होना चाहिए था वो विभाजन ना होकर बहुत ज्यादा विभाजन होने लगता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा विभाजन होने लगेगा, तब जाकर के एक सेल्स बन जाता है शरीर में, जिसको बोलते हैं कैंसर। आगे हम सब रोग कारक पढ़ेंगे तो वहां कैंसर को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, बेबी बनने के लिए लाखों कोशिका का विभाजन होता है, यानी बहुत सारे कोशिका का विभाजन होगा तब एक बच्चे का निर्माण होता है, और वो बच्चा जैसे ही बड़ा होगा तो उस बच्चे में भी बहुत सारे कोशिका का विभाजन होगा, तब वो बच्चा जो है वयस्क बनेगा, जैसे हम सब बने हैं। अब एक शब्द आएगा आपको, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, समझिएगा ध्यान से। तो हैप्लॉइड उसको बोलेंगे जिसमें एकल गुणसूत्र होता है, जैसे कि पुरुष में 22 + XY यानी 23 गुणसूत्र, और महिला में 22 + XX यानी 23 गुणसूत्र। तो टोटल मिलाकर के मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है, जो मनुष्य में होता है 46 गुणसूत्र, ठीक है, यानी 23 × 2 करेंगे तो 46 गुणसूत्र होता है। पुरुष का गुणसूत्र और महिला का गुणसूत्र एक साथ नहीं मिलता है तो इसे क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं, यानी एकल गुणसूत्र। यानी जो पुरुष में जितना भी गुणसूत्र है 22 + XY ये कहलाएगा हैप्लॉइड, और महिला में अकेले में जो गुणसूत्र है 22 + XX ये क्या कहलाएगा, हैप्लॉइड। यानी एकल गुणसूत्र का मतलब होता है हैप्लॉइड। जब तक पुरुष और महिला का गुणसूत्र मिला नहीं है, एक दूसरे के साथ मिला नहीं है, और मिलेगा कब, जब पिता का शुक्राणु जो है और माता का अंडाणु ओवा जो है ये दोनों मिलेगा, तभी दोनों का गुणसूत्र मिलेगा, और ये गुणसूत्र कहलाएंगे क्या, डिप्लॉइड। अभी आगे जानेंगे। तो हैप्लॉइड का अर्थ समझ में आ गया होगा, ये एकल गुणसूत्र है, यानी पुरुष में जो अकेले गुणसूत्र पाया जाता है और महिलाओं में जो अकेले गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, महिलाओं में अकेले गुणसूत्र पाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड, एकल गुणसूत्र। दोनों को मिला देंगे तब क्या कहलाएगा, डिप्लॉइड, ठीक है। तो हैप्लॉइड हो गया एकल गुणसूत्र, यानी पुरुष में 22। अच्छा, ये 22 क्या है इसको भी समझते हैं। तो पुरुष में जो 22 गुणसूत्र है और महिला में जो 22 गुणसूत्र है ये कायिक कोशिका है। क्या है, कायिक कोशिका। यही विभाजन होता है तो आपका शरीर में कटा छटा ठीक होता है। और ये जो XY है और XX है ये जो है, ये है जनन कोशिका। क्या है, जनन कोशिका। इसी से किसी बच्चे का निर्माण होता है, जिसको हम सब जर्म सेल्स में पढ़ेंगे। तो समझ गए होंगे, अकेले पुरुष का गुणसूत्र महिला के साथ नहीं मिला है, अकेले महिला का गुणसूत्र पुरुष के साथ नहीं मिला है, तब उसको बोलेंगे क्या, हैप्लॉइड बोलेंगे। और दोनों का गुणसूत्र जब मिल जाएगा तो उसको डिप्लॉइड बोलेंगे। आराम से समझ लीजिए, आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी इशू होगा कमेंट कीजिए नीचे, जो भी है नेक्स्ट क्लास में मैं फिर वापस से समझा दूंगा। अब समझते हैं डिप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड समझ गए, अकेले अकेले, यानी पुरुष का गुणसूत्र और महिला का गुणसूत्र अलग है, अभी मिला नहीं है, तो हैप्लॉइड हो गया। जब माँ का ओवा यानी एक और पिता का शुक्राणु यानी स्पर्म, जिसको वीर्य बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, ये दोनों जब मिलता है तो जो कोशिका का निर्माण होता है इसको डिप्लॉइड बोलते हैं। और मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। जब भी 23 जोड़ा का बात होगा, यानी मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, इसको हम सब क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड बोलेंगे। यानी डिप्लॉइड शब्द जब भी आएगा, मनुष्य यानी मेल में जो 22 + XY और फीमेल में 22 + XX ये दोनों जब मिलता है, सारा जब मिल जाएगा, यानी मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो 22 यहाँ 44 हो गया, XY एक गुणसूत्र हो गया 45 और XX एक गुणसूत्र हो गया 46। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र को क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड बोलेंगे। यानी माता और पिता दोनों जब मिल जाएगा तब डिप्लॉइड, अलग अलग हैप्लॉइड। बस इतना समझ लीजिए। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड हम सब समझ गए। समझते हैं और कुछ बात। कायिक कोशिका ऑलरेडी हम सब समझ चुके हैं। शरीर अगर कट छट जाए तो उसका जो ठीक करने का, यानी उस घाव को वापस से ठीक करने के लिए जिस कोशिका में विभाजन होगा वो कायिक कोशिका है। लेकिन बात करते हैं जनक कोशिका की। एक बेबी के निर्माण में कौन से कोशिका का विभाजन होता है, तो उस कोशिका को बोलते हैं जर्म सेल्स, यानी जनक कोशिका। अब इसमें क्या होता है तो समझते हैं। तो पिताजी यानी मेल में पाया जाता है क्या, शुक्राणु, जिसको स्पर्म बोलते हैं, जिसको वीर्य बोलते हैं, ठीक है। किसी बेबी के निर्माण में जो है ये पिता का शुक्राणु ही जिम्मेवार होता है, और मदर में क्या पाया जाता है तो एग, और ये दोनों मिलकर एक कोशिका बनाते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों मिलने से यानी स्पर्म यानी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से एक चीज का जो निर्माण होगा उसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। यह जाइगोट कोशिका विभाजन करके 64 सेल का एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनाता है। यानी ये एक कोशिका से 64 कोशिका बन जाता है, 64 कोशिका में विभाजित हो जाता है।
और 64 कोशिका बनाता है क्या, एक भ्रूण बनाता है। और यह भ्रूण कहाँ होता है, तो माँ के यूट्रस में होता है, और जहां पर वो भी भ्रूण धीरे धीरे विभाजन करता है, वो भी भ्रूण क्या करता है, धीरे धीरे विभाजन करता है। और भ्रूण क्या है, वो भी एक कोशिका है। तो उसके विभाजन के पश्चात 9 महीने के बाद एक शिशु का जन्म होता है। यह प्रक्रिया जर्म सेल यानी जनक सेल कहलाती है, जनक कोशिका कहलाती है। सिंपल सा बात समझ गए, यानी पिता का शुक्राणु और माता का अंडाणु मिला, जिसको हम सब जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट में विभाजन हुआ। जाइगोट भी एक कोशिका है, जैसा कि मैं आपको बताया कि शुक्राणु और अंडाणु मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, जीन का निर्माण करते हैं, और जीन से डीएनए बनता है और डीएनए से कोशिका बनता है। तो ये दोनों मिले, जाइगोट का निर्माण करवाया। जाइगोट कोशिका विभाजन करके 64 सेल्स का क्या बनाया, तो इम्ब्रियो बनाया, यानी भ्रूण बनाता है। और यह भ्रूण जो है कहाँ, माँ के यूट्रस में जाएगा और 9 महीने के बाद शिशु का जन्म होगा। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जनक कोशिका। तो हम सब इतना तक में समझे कि 2 प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है, एक कायिक कोशिका और दूसरा होता है जनक कोशिका। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। अब आगे जो टर्म मैं यूज करूंगा वो आपके बीपीएससी के एग्जाम में हमेशा से पूछते आया है, इसलिए ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है। तो इसके 3 मुख्य रीजन है जो ऑलरेडी हम सब देख चुके हैं। विकास के लिए यानी शरीर के विकास के लिए, पुनर्निर्माण के लिए यानी शरीर अगर कट छट जाए तो पुनर्निर्माण के लिए, और नए जीवों की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है, कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है। तो ये 3 रीजन आपको याद रखना है। शरीर के विकास के लिए, एक छोटे से बच्चे बड़े होंगे तो उसके लिए कोशिका विभाजन इंपॉर्टेंट है, पुनर्निर्माण के लिए और नए जीवों के उत्पत्ति के लिए। तो इसको जरूर याद रखना है आप सबको। ये तो बात हम सब समझ गए कि नई चीज़ों की उत्पत्ति के लिए या फिर शरीर को वापस से पुनर्निर्माण के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है। लेकिन जब कोशिका विभाजन होगा तो उसमें किस किस चीज़ का विभाजन होगा। तो कोशिका में मुख्य रूप से 3 चीज़ों का विभाजन होगा, इसको समझते हैं। पहला है जीनोम का गुणन यानी जीन्स। ठीक है, तो जीन्स का गुणन, जीन्स के समूह को जीनोम करते हैं। और जो जीन है वो किसका बना होता है, वो 4 चीज़ों का मिश्रण है, एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। कोशिका वाले चैप्टर में ऑलरेडी हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तो होगा जीन्स का क्या होगा गुणन, दूसरा होगा केंद्रक का विभाजन। ठीक है, या नाभिक का विभाजन, जिसको क्या बोलते हैं, कैरिकाइनेसिस। ठीक है, तो केंद्रक का विभाजन होगा। और तीसरा जो है ये होगा आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन, जीव द्रव्य का विभाजन। ये सारे एक ही नाम है। तो कोशिका विभाजन जो होता है वो मुख्य रूप से 3 चीजों का विभाजन होता है। एक जीन का विभाजन जो कि पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु से बना, उसका विभाजन होगा। फिर केंद्रक का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ये मुख्य रूप से 3 चीजों का विभाजन होता है कोशिका विभाजन में। कुछ और टर्म समझते जाते हैं। कोशिका विभाजन तो आप देखिए कि 3 चीजों का विभाजन होगा, लेकिन कोशिका विभाजन होने से पहले तैयार होता है। क्या तैयार होता है, तो कोशिका विभाजन से दौरान डीएनए का प्रतिलिपिकरण तथा कोशिका वृद्धि होती है, जिसे कोशिका चक्र कहते हैं। क्या होता है, तो कोशिका विभाजन से पहले डीएनए का गुणन, कोशिका के पदार्थ में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, कोशिका का जो पदार्थ है उसमें वृद्धि हो जाता है, जिससे कोशिका विभाजन पूर्ण रूप से तैयार होता है। ठीक है, यानी कोशिका विभाजन से पहले क्या घटना होता है, तो डीएनए का गुणन होता है और कोशिका के पदार्थ में वृद्धि होता है। जब ये पूर्ण रूप से वृद्धि हो जाता है तब क्या होता है, तो कोशिका का विभाजन होना शुरू होता है, और इसी को हम सब क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र कोई ज्यादा बड़ा टर्म नहीं है। कोशिका विभाजन होने के लिए शुरू हो रहा है, उससे पहले कुछ घटना होता है। क्या होता है, तो भाई डीएनए का गुणन होता है। डीएनए जो है, गुणन मतलब क्या होता है, 3 का अगर हम गुणन बोलेंगे 3, 6, 9 ऐसे हुआ, तो डीएनए का गुणन क्या हुआ, डीएनए बढ़ रहा है ना, कोशिका का पदार्थ में वृद्धि हो रहा है। ये कब होता है, तो कोशिका चक्र यानी कोशिका विभाजन से पहले, और इसी घटना को हम सब क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र बोलते हैं। यहां से सारे टर्म आपको याद रखने हैं। कोशिका चक्र में मुख्य रूप से कितनी प्रक्रिया होती है, तो मुख्य रूप से 2 प्रक्रिया होती है। पहला इंटरफेज, दूसरा मिटोटिक। चलिए इंटरफेज क्या होता है, तो जितना भी कोशिका विभाजन होगा उसका 95% समय सबसे ज्यादा इंटरफेज में होता है। कहाँ होता है, इंटरफेज में होता है। तो इंटरफेज और मिटोटिक, 5% मिटोटिक में समय लगेगा और 95% भाई किस में लगेगा, तो इंटरफेज में लगेगा। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि कोशिका विभाजन में सबसे ज्यादा समय जो है, यानी सबसे ज्यादा जो विभाजन होता है वो कहाँ होता है, तो इंटरफेज में होता है। इंटरफेज को भी बांटते हैं हम सब कुछ में। तो इंटरफेज को बांटते हैं सबसे पहले जीवन फेज में, जिसको जी गैप बोला जाता है। तो इस जीवन फेज में, इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में 95% समय लेता है, ये समझ गए होंगे। इंटरफेज में, इंटरफेज को भी बांटा गया है किस किस भागों में। सबसे पहला भाग है जीवन फेज,
इसमें कोशिका के पदार्थों की वृद्धि होती है और यह दोगुनी हो जाती है, यानी कोशिका 1 है तो वो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो G1 फेज में क्या होता है, तो कोशिका के पदार्थ में वृद्धि होती है और यह दुगुनी हो जाती है, यानी पहले से दुगुना, फिर दुगुना, फिर दुगुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एस फेज, जिसको बोलते हैं साइनेथिसिस। इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, इसको अभी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। G2 फेज में क्या होता है, कोशिका के पदार्थ में पुनर्वृद्धि होती है और G0 फेज में क्या होता है, सेल कोशिका गिरफ्तार हो जाता है, यानी उसमें वृद्धि होना बंद हो जाता है। तो G1 फेज क्या है, तो यह प्रथम अवस्था है। इस चरण में प्रोटीन तथा आरएनए का संश्लेषण होता है, याद रखेंगे। कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय नहीं होता है। इस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है, कोशिका के पदार्थ का द्विगुणन होता है, डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। G1 फेज प्रथम अवस्था है। पूछेगा कोशिका विभाजन का प्रथम अवस्था कौन सा है, G1 फेज है। इस चरण में प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है, लेकिन कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय नहीं होता है, यानी कोशिका का सिर्फ संख्या में वृद्धि होता है और कोशिका दुगुना हो जाता है, और डीएनए दुगुना नहीं होता है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा फेज था एस फेज। इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, लेकिन याद रखेंगे गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। जो मैं पॉइंट वाइज आपको लिखवा रहा हूं, इसको एकदम याद रखिएगा अंडरलाइन कर करके। G2 फेज की बात करते हैं, तो इसमें डीएनए का संश्लेषण बंद हो जाता है, एटीपी का संश्लेषण तथा उन्हें जमा करने की प्रक्रिया चलती रहती है। एटीपी जानते हैं हम सब, जो भी खाते हैं तो जो ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा जमा होता है वो एटीपी के रूप में जमा होता है, और ये काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आगे पढ़े थे हम सब कोशिका में। ठीक है, तो G2 फेज में क्या होता है, तो डीएनए का संश्लेषण बंद हो जाता है और एटीपी का संश्लेषण तथा उन्हें जमा करने की प्रक्रिया चलती रहती है। सारे टर्म को ध्यान से आपको पढ़ना है, और जो टर्म आपको समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहता है, वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, सिर्फ वो नाम लिख करके, मैं आपको अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक है, इंटरफेज हम सब देख लिए। दूसरा था माइटोटिक फेज। इसकी 2 अवस्थाएं, कैरियोकाइनेसिस, इसमें केंद्र का विभाजन होता है, दूसरा साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो इंटरफेज समझ गए, इंटरफेज में 95% कोशिका विभाजन होगा, जिसमें खास करके जनन कोशिका का विभाजन होगा। और ये जो आप देख रहे हैं, यह है माइटोटिक फेज। इसमें क्या होगा, तो इसमें भी 5% जो है कोशिका का विभाजन होगा। इसके अंतर्गत आपका केंद्र का विभाजन और कोशिका द्रव का विभाजन होता है। ठीक है, इसको एकदम याद रखना है। तो 2 प्रकार का कोशिका विभाजन हम सब देखे, एक इंटरफेज, और इंटरफेज को भी बांटा गया, उसको हम सब देखे। और ये है माइटोटिक फेज, इसको भी 2 अवस्था में बांटा गया है, केंद्र का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। ध्यानपूर्वक अगली टर्म को हम सब पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, अर्धसूत्री जो होता है वो जर्म सेल्स में होता है, और समसूत्री विभाजन जो होता है ये कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो कायिक कोशिका में होता है, एकदम इसको याद रखना है। ठीक है, यानी समसूत्री विभाजन माइटोसिस का क्रिया जर्म कोशिका में नहीं होगा, यानी आपका जो है जनक कोशिका में नहीं होगा। क्वेश्चन बार बार पूछेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। यह कायिक कोशिका में होता है, जिसको हम सब सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। समसूत्री विभाजन के बारे में थोड़ा बात याद रखिए। व्याख्या प्लांट में किसके द्वारा किया गया, स्ट्रासबर्गर द्वारा किया गया 1875 में। जंतुओं में इसकी व्याख्या डब्ल्यू फ्लेमिंग द्वारा 1882 में। तीसरा, यह दैहिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल्स कहलाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। चौथा, इसमें गुणसूत्र की संख्या मात्र गुणसूत्र की संख्या के समान होती है, यानी पेरेंट सेल्स में जितना गुणसूत्र होगा उतना पुत्री सेल्स में गुणसूत्र होता है, यानी दोनों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो समसूत्री विभाजन याद रखिएगा, कायिक कोशिका में होता है, यानी कट छटने वाला कोशिका को ठीक करता है जो, वो कायिक कोशिका है। और इसका व्याख्या हम सब देखें, और इसमें मेन रूप से जो एक पॉइंट है कि इसमें गुणसूत्र की संख्या मात्र गुणसूत्र के यानी पेरेंट्स गुणसूत्र की संख्या के समान होता है, एकदम याद रखिएगा। यानी मात्र गुणसूत्र में अगर 10 है तो पुत्री गुणसूत्र में भी 10 गुणसूत्र होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं मात्र गुणसूत्र में n गुणसूत्र है तो पुत्री में भी n गुणसूत्र होगा। तो याद रखना है, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझते हैं। समसूत्री विभाजन को कितने फेज में बांटते हैं, तो समसूत्री विभाजन को 4 फेज में बांटते हैं। जैसे हम सब इंटरफेज को 4 भाग में बांटे थे, माइटोटिक को हम सब 2 भाग में बांटे थे, उसी प्रकार से समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस को 4 फेज में बांटते हैं। पहला है प्रोफेज, एकदम याद रखिएगा, कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, प्रोफेज क्या होता है, तो केंद्रक झिल्ली का टूटना, क्रोमेटिक्स पूरे
कोशिका में फैल जाता है। तो जो क्रोमैटिक्स है, ये क्रोमैटिक्स क्या होता है, तो बहुत सारे गुणसूत्र मिलकर जो धागे नुमा संरचना बनाता है, इसको क्रोमैटिक्स बोलते हैं। क्या होता है इसके तहत, तो प्रोफेज में होता है केंद्रक झिल्ली टूट जाता है और क्रोमैटिक सेल्स पूरे कोशिका में फैल जाता है। कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था केंद्रिका गायब हो जाती है। तो कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था केंद्रिका क्या होती है, ये गायब हो जाती है। तो मान लेते हैं कि ये कोशिका है और ये कोशिका झिल्ली है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि क्रोमैटिक्स है। अब जैसे ही ये कोशिका झिल्ली टूटेगा तो ये क्रोमैटिक्स पूरे कोशिकाओं में फैल जाता है और इसके अंदर जो केंद्रिका रहता है, केंद्रक, वो गायब हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ जाता है, तो उसके ऊपर पूरा केंद्रक झिल्ली क्रोमैटिक्स जो है पूरा फैलकर उसको गायब कर देता है। तो ये होता है प्रोफ्रेज में, इस अवस्था में प्रोफ्रेज में। और ये किस में होता है, सिर्फ कायिक कोशिका की बात हो रही है, ये जनन कोशिका की बात नहीं हो रही है। दूसरा जो इसके प्रकार है ये है मेटाफेज 1, ठीक है, मेटाफेज 1। इसमें गुणसूत्र मध्य में आ जाता है, यहाँ सेंट्रोसोम का विकास होता है। कैसे सेंट्रोसोम का विकास होता है, तो यहाँ पे गुणसूत्र जो है ये बीच में आ गया, यहाँ पे गुणसूत्र आ गया और यहाँ पे एक जगह जमा हो गया जिसको सेंट्रोसोम का विकास कहते हैं। तीसरा एनाफेज, इसमें क्या होता है, तो दोनों गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ दूर चले गए और ध्रुव की ओर चले जाते हैं। तो ये मान लेते हैं सेल्स है, तो गुणसूत्र अभी बीच में है, ये एक गुणसूत्र ऊपर चले गया, एक गुणसूत्र नीचे चले गया ध्रुव की ओर, ये एनाफेज में होता है। और टीलोफेज में क्या होता है, तो गुणसूत्र नाभिक सहित दो भाग में विभाजित हो जाते हैं। यानी से यहाँ से गुणसूत्र क्या होता है, दो भाग में विभाजित हो जाता है नाभिक सहित, याद रखेंगे टीलोफेज में। तो सबसे पहला था क्या, सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, तो मेटाफेज है, इसमें गुणसूत्र बीच में आया और सेंट्रोसोम का विकास हुआ। एनाफेज में क्या हुआ, तो दोनों गुणसूत्र अलग अलग हो गए, दोनों गुणसूत्र क्या हुए, अलग अलग हो गए। एक गुणसूत्र चल गया ध्रुव की ओर और दूसरा गुणसूत्र भी चले गया ध्रुव की ओर, ठीक है। दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके बाद टीलोफेज के बारे में बात करते हैं, तो गुणसूत्र नाभिक सहित दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी एक इसका नाभिक हो गया और एक इसका नाभिक हो गया। ये पूरा चरण हो रहा है कायिक कोशिका में। यहाँ गुणसूत्र सेंटीमियर द्वारा अलग अलग होता है। और टीलोफेज की जहां तक बात कर रहे थे, तो इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली दोबारा बन भी जाता है और केंद्रक झिल्ली यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। देखिए, और जब इतना घटना हो जाता है तब साइटोकाइनेसिस होता है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, तो इस अवस्था में नई कोशिका का निर्माण होता है। और साइटोकाइनेसिस में याद रखिएगा नया कोशिका बनता है, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो भी अभी हम बात किए ये किसके बारे में था, ये था कायिक कोशिका के बारे में, यानी आपका जो कटा छटा ठीक करता है उस कोशिका के बारे में मैं बात कर रहा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप सब। आगे बढ़ते हैं अगले टर्म की ओर। तो हम सब पिछले स्लाइड में समझे कि समसूत्री विभाजन जो होता है ये सिर्फ कायिक कोशिका में होता है। अब बात करते हैं मियोसिस की, वो था माइटोसिस, ये है मियोसिस। अब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है प्रजनन कोशिका में। समसूत्री विभाजन कहाँ होगा, कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होगा, प्रजनन कोशिका में। इसके विषय में जानकारी हर्ट विंग ने दिया। किसने दिया, हर्ट विंग ने दिया। और इस वाले को बोलते हैं एलोसोम्स कहते हैं। मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं, 22 मेल में 22 फीमेल में, आपको पता है। और यही ऑटोसोम्स क्या कहलाते हैं, कायिक कोशिका कहलाते हैं, जो कि आपके कटे छटे के आपके शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन दो जो कोशिका बच गया, जिसमें मेल में XY और फीमेल में XX, इसको एलोसोम्स बोलते हैं। और इसी को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि इसी से बच्चे का निर्माण होता है ना। तो मेल में XY और फीमेल में XX, तो इसी से शिशु का निर्माण होता है। और ये जो निर्माण होगा ये विभाजन से ही निर्माण होगा, है ना। और इस विभाजन को हम सब बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। आइए इसके भी भाग को समझते हैं। तो होता क्या है, इसमें गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है, गुणसूत्र आधा हो जाता है ना, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें 4 गुणसूत्र हो जाते हैं। जैसे पिता का जो गुणसूत्र है वो 2 भाग में बट गया, और माता का जो गुणसूत्र है ये 2 भाग में बट गया, और ये सारे बटकर कितने गुणसूत्र बना देते हैं, तो 4 गुणसूत्र बना देते हैं। इसलिए इसको कौन सा गुणसूत्र बोलते हैं, अर्धसूत्री गुणसूत्र बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, या अर्धसूत्री गुणसूत्र बोलते हैं। तो गुणसूत्र 2 भागों में बट जाता है, ठीक है, और गुणसूत्र आधा हो जाता है। पिता का गुणसूत्र 2 भाग में बट गया, माता का गुणसूत्र 2 भाग में बट गया, और ये सारे गुणसूत्र मिलकर 4 नए गुणसूत्र बना देते हैं, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और ये किसमें होता है, तो ये होता है आपका जनक कोशिका में, यानी जर्म सेल्स में होता है। चलिए इसके भी प्रकार को समझते हैं। पहला है प्रोफेज 1,
यह सबसे लंबी अवस्था है। प्रोफेज को 5 भागों में बांटते हैं। पहला है लिप्टोटीन, क्रोमोटिक्स सघन हो जाता है। दूसरा है जाइगोटीन, समजात गुणसूत्र यानी क्रोमोटिक्स युग्म बनाता है। तीसरा है पेकाइटिन, क्रोमोटिक्स में जीनों का विनिमय होता है। ठीक है, तो 3 समझ गए। प्रोफेज एक सबसे लंबी अवस्था, और प्रोफेज एक को कितने भागों में बांटे हैं? 5 भागों में बांटे हैं। पहला है लिप्टोटीन, जिसमें क्रोमोटिक्स है यानी गुणसूत्र सघन हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है। जाइगोटीन में क्या होता है? तो समजात गुणसूत्र यानी जो गुणसूत्र है वो युग्म बना लेता है। ठीक है, ये मेल का और ये फीमेल का। उसके बाद पेकाटीन में क्या होता है? तो एक दूसरे में जीनों का विनिमय होता है, यानी मेल द्वारा फीमेल में और फीमेल द्वारा मेल में विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसका शुक्राणु उसमें जाएगा, उसका अंडाणु इसमें जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है किसमें? पेकाटीन में। बिल्कुल याद रखिएगा, इसको सारे टर्म याद रखने हैं आपको। चौथा जो है ये है डिप्लीटीन। इसमें केंद्रीय झिल्ली टूट जाता है और सेंटोमियर टूटने लगता है। 2 क्रोमोटिक्स को जोड़ने वाले स्थान को सेंटोमियर बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये एक्सचेंज करने के बाद ये टूटने लगता है, केंद्रक झिल्ली टूट गया और सेंटोमियर भी टूटने लगता है। ठीक है, उसके बाद होता है आखिरी डाइकेनेसिस। इसमें क्या होता है? तो दोनों गुणसूत्र टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र सेंटोमियर से 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, एकदम इसको याद रखना है डाइकेनेसिस में। और ये प्रोफेज एक का ये 5 भाग था जिसमें ये एक्टिविटी होता है। इसको एकदम आराम से धीरे धीरे बारीकी से पढ़ेंगे, आपको सारा कुछ समझ में आते जाएगा। तो इसमें दोनों गुणसूत्र टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है ये है मियोसिस 2। इसमें माइटोसिस जैसे यानी जो समसूत्री विभाजन होता था उसके ही समान प्रतिक्रियाएं होती है। तो जो समसूत्री विभाजन में होता है वो माइटोसिस 2 में होता है। तो ये इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी ये स्लाइड है और इसको समझेंगे आप सारा कुछ समझ जाएंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस में फर्क क्या है? तो माइटोसिस जो होगा ये कायिक कोशिका है। ठीक है, और मियोसिस क्या है? ये जनन कोशिका यानी जर्म कोशिका है। इसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्र पीर्त कोशिका के समान होता है। इसमें गुणसूत्र पीर्त कोशिका 4 गुना हो जाता है पुत्री कोशिका में। ठीक है, यानी यहाँ पे जो कोशिका विभाजन होगा वो क्या होता है? तो पिता का और माता का दोनों का कोशिका 2 भागों में बढ़ जाता है और टोटल मिलाकर के 4 पुत्री कोशिका बनाता है। जबकि इसमें कोशिका का विभाजन तो होता है लेकिन जितना पेरेंट सेल्स का विभाजन होगा उतना डॉटर सेल्स का भी विभाजन होगा, उतना ही आएगा। यानी यहाँ पे कोशिका जो है वो समान है, मतलब गुणसूत्र क्या है? समान है। जबकि मियोसिस में क्या है? गुणसूत्र जो है पीर्त कोशिका से 4 गुना अधिक होता है। इसमें जीन विनिमय नहीं होता है क्योंकि ये तो कायिक कोशिका है। ठीक है, और जीन किससे रिलेटेड है? जर्म कोशिका से, जनन कोशिका से, है ना। पिता का शुक्राणु और माता का अंडाणु का एक्सचेंज जो है वो मियोसिस में होता है, ना कि माइटोसिस में। और इसमें जीन का विनिमय होता है, हम सब समझ गए। इसमें गुणसूत्र का अधिरोपण नहीं होता है। तो आपका जो 44 कोशिका है वो सिर्फ काट छांट में हेल्प कर सकता है, वो बच्चे पैदा करने में आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो मियोसिस है ये गुणसूत्र का अधिरोपण करता है। तो पिता का शुक्राणु माता में जाएगा, माता का अंडाणु पिता, ये दोनों एक दूसरे से मर्ज होगा और मर्ज होने के बाद जो है जायगोट बना और जायगोट के बाद भ्रूण बना और भ्रूण के बाद बेबी का विकास हुआ। तो ये दोनों डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। तो ये पूरा चैप्टर था कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, कोशिका विभाजन आप आराम से इसको देखिए। दूसरी बात है आपके शरीर का जो विकास है, आपके शरीर में काट छांट जो होता है उसको ठीक करने का प्रयास कोशिका विभाजन करता है और बच्चे पैदा करने में भी हेल्प कोशिका विभाजन करता है। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर में कुछ थोड़े बहुत टर्म थे जिसको आप ध्यानपूर्वक इस क्लास के माध्यम से देख लेंगे, आपको आसानी से कोशिका विभाजन समझ में आया होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम सब पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में और उसमें हम सब वैक्सीन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सब तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है उसको जाकर के जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। ठीक है, एक टेस्ट हो चुका है, दूसरे टेस्ट के लिए हम सब तैयार हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू सो मच।